नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की वन और वृक्ष आवरण में हुई 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में किया भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन। जैसलमेर में आज चल रही जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। गोवा, हरियाणा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री ले रहे हैं हिस्सा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा हल्द्वानी में 26 दिसंबर से होगी शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। खेलों को जन उत्सव के रूप में मनाना और जनता को इससे जोड़ना रहेगा यात्रा का उद्देश्य। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के शेप फाइल आधारित आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में चल रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री तथा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा 26 दिसंबर से शुरू होगी। हल्द्वानी से शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के सभी 13 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा का उद्देश्य खेलों को जन उत्सव के रूप में मनाना और जनता को इससे जोड़ना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक मशाल यात्रा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आगामी 26 दिसंबर से एक ये तय हुआ है कि हम लोग मशाल यात्रा अपने गोलापार स्टेडियम से हम लोग प्रारंभ करेंगे और यह प्रारंभ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही ये मशाल यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो कि पूरे 13 जनपदों की यात्रा करेगी। निश्चित रूप से यह भी एक जागृति रैली होगी, जिसमें हर एक युवक, हर एक युवती, हर एक खिलाड़ी और हर एक जनमानस जो है वो जुड़े। इस तरीके से उनके साथ में जो है एक कनेक्शन या कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जाएगी। वहीं वॉलंटियर के रूप में भी कई लोग राष्ट्रीय खेलों से जुड़ना चाह रहे हैं। कॉलेजों के छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने वॉलंटियर बनने के लिए आवेदन किया है। उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आवेदन आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा लगभग 10,000 पहुंचने को है, जबकि खेल विभाग को 2 से 2,500 वॉलंटियर की ही आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि नेशनल गेम में वॉलंटियर बनना बहुत गर्व की बात है। हमारे युवक और युवती, हमारे बच्चे जो कि इसमें वॉलंटियर सेलेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों को देखना भी और इन खिलाड़ियों के साथ काम करना भी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में भाग लेना भी मैं समझती हूँ कि उनके लिए बहुत अनुभवी रहेगा और ये उनके लिए मैं समझती हूँ कि आने वाले समय बहुत उपयोगी भी रहेगा। राजधानी देहरादून में भी राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और खेलों की तैयारियों को विस्तृत रूप से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं सुनिश्चित करने, उनके रहने, खाने, परिवहन और आयोजन स्थलों तक पहुंचने की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा, चिकित्सा सेवाएं और आयोजन स्थलों की स्वच्छता को भी प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।
देखिए, नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा। तो इसी के दृष्टिगत हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पीडब्ल्यूडी, तो सभी का जो भूमिका है और जिम्मेदारी है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत जो कंसर्न एसेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको फेस लिफ्टिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए निर्देशित किया गया है। और समय अंतर्गत इसी हफ्ते जो एस्टिमेशन है संपूर्ण रिक्वायरमेंट्स की, वो सब कंपाइल करके गेम सेक्रेटेरिएट को हमें सबमिट करनी है। वहीं देहरादून के सहसपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईदगाह बस्ती में हुई एक घटना में 3 छात्राएं घायल हो गई थीं। इस घटना की सूचना समय पर उच्च अधिकारियों को न देने और घटना के 4 दिन बाद भी विद्यालय का निरीक्षण न करने पर खंड शिक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी से विभाग की छवि धूमिल हुई है और इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। जैसे ही हमारे शिक्षा अधिकारियों को, प्रिंसिपल्स को निर्देशित किया गया है कि जब बच्चे अपने से बाहर स्कूल में होते हैं तो जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है उनको सेफली, उनकी सेफ कस्टडी और उनको एक सुरक्षित वातावरण देना जिसमें वो पढ़ाई कर सकें, खेलकूद कर सकें। अगर कोई भवन जर्जर है या दे डिमांड रिपेयर, तो या तो उसको परस्यू करके रिपेयर करवाया जाए, और यदि रिपेयर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उनको अन्यत्र भवन में शिफ्ट किया जाए। अन्यत्र भवन उपलब्ध करवाने के लिए बीडीओ और एसडीएम्स को ऑलरेडी निर्देशित किया गया है, पर प्राइमरी जिम्मेदारी डीई और डिप्टी ईओ की है कि इस तरह के जो प्रकरण हैं उनको नोटिस में एटलीस्ट लाएं प्रशासन के। और यदि नोटिस में होने के बावजूद अगर प्रिवेंटिव एक्शन नहीं दिया जा रहा है तो इट कॉल्स फॉर पिनल एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिशियल। इसीलिए जो मैटर था उसमें ये सख्त एक्शन लेना पड़ा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के चंपावत जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 3:59 पर आए इन झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई और कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हालांकि भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल का जुमला अंचल में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, सतपुली सहित अन्य जगहों में सरकार ने श्रमिकों को ठंड से बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की है। कोटद्वार सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं जिनमें 60 लोगों के रहने की व्यवस्था है। अभी तक प्रशासन ने 370 से अधिक कंबलों का वितरण कर दिया है। साथ ही जगह जगह अलाव जलाकर राहगीरों को ठंड से राहत दी जा रही है। कोटद्वार नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम के प्रेक्षागृह में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 25 से 30 लोग निःशुल्क रह रहे हैं। वहां हीटर और गर्म रजाइयां रखी गई हैं। अभी जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें कई जगह चिन्हित की गई हैं, वहां पर लगातार अलाव की व्यवस्था की जा रही है। और जैसे इसमें प्रमुखता जो जैसे जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ के एरियाज हैं, जैसे हमारा थाना हो गया, कौड़िया में ही 3 जगह पर व्यवस्था की गई है, लाल बत्ती है और झंडा चौक। इसके अलावा हमारा ये रैन बसेरा जो है इसमें करीब 20 से 25 लोगों के रहने की व्यवस्था कर ली गई है और आवश्यकता अनुसार उसे बढ़ाया भी जाता रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे द्वारा इनके बेड की व्यवस्था की गई है और रजाई और हीटर की इत्यादि की व्यवस्था भी कर दी गई है। ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मुख्यतः जैसे रात के समय काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और पाला भी पड़ रहा है, शीतलहर चलती है, तो उसी समय बहुत सारे जैसे राहगीर रहते हैं जिनकी ट्रेन इत्यादि की का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आके निःशुल्क यहाँ पर इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। रैन बसेरा में शरण लिए श्रमिकों ने बताया कि वे कोटद्वार काम करने आते हैं। इससे पहले वे फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे, मगर अब रैन बसेरा में रहने से उन्हें बहुत राहत मिल रही है। सर यहाँ से हर चीज़ की सुविधा है आपके लिए, हमारे लिए सुविधा हर चीज़ की है। हीटर है,
बेड है, लिहाफ है, हर चीज़ की सुविधा है वहाँ आप दे रहे हैं हमें। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ 4-5 दिन से रह रहे हैं यहाँ, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सुविधा मिल रही है, रजाई बिस्तर है, हीटर जल रहे हैं, ठंड से बच रहे हैं, बहुत बढ़िया है। भाई मौसम में व्यवस्था सही है, अभी ठंड से बच रहे हैं, रहन बसन में व्यवस्था सही है। अभी 20 से 25 लोग यहाँ पे हो जाते हैं और यहाँ पे ठंड की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। अब अभी हम भी 4-5 दिन से रह रहे हैं और नगर निगम की व्यवस्था के लिए बढ़िया है, मजदूरों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठंड से काफ़ी लोग बच रहे हैं और फिर बहुत अच्छा सहयोग है। अभी ये नहीं होता तो फिर ठंड से ही होते। हाँ, कहाँ सोते बाबू जी, फिर तो फिर फुटपाथ पे सोना पड़ता। जलते अलाव का लाभ लेते श्रमिक रईस ने कहा कि वे रोज नजीबाबाद से कोटद्वार काम करने आते जाते रहते हैं। देर शाम तक गाड़ी नहीं मिल पाती। ठंड से बचने के लिए कोटद्वार नगर निगम द्वारा जलाया अलाव उन्हें ठंड से बहुत राहत देता है। ये टाइम पे चल जाता है अलावा और हमें बहुत सुविधा है इसकी। नगर निगम का बहुत धन्यवाद है, उत्तराखंड सरकार का। हम इससे बहुत लाभ उठाते हैं, तापते हैं। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।